जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी दुनिया में उतना गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहेगा। पर क्या इस समय भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है? गोल्ड जो है ना वो सदा रहा है और सदा रहेगा। 35-40 साल वालों को अगर एजुकेट करें कि अभी तक अगर आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिला है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आप आगे कैसे कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो अपनी रिटायरमेंट के लिए? फाइनेंस का रूल बड़ा सिंपल होता है। आपकी आमदनी जो आप लेके जा रहे हो उसमें से 15% की ही ईएमआई होनी चाहिए जो ये आपके बैड डेट में जाए। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसा कॉर्पस मेरे पास क्रिएटेड हो जाए कि जिससे हम सिस्टमैटिक विड्रॉल करके हर महीने अपने घर के खर्चे आराम से निकालें और जिंदगी भर हमारा पैसा खत्म ना हो। अगर मुझे पैसे वाला बनना है तो मुझे वो कौन सी 3 बीमारी है जो छोड़नी होगी? सबसे पहले तो ना आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कि माइंड को रिवायर करना पड़ेगा कि आप अमीर बन सकते हैं। तो इतने लोगों के पोर्टफोलियो और इतने लोगों को सलाह देने के बाद आपको अभी क्या लगता है कि वो एक गलती जो हर आदमी कर रहा है? पैसा बढ़े कैसे और कैसे आप उससे पैसिव इनकम भी अपनी बना सकें या शुरुआत उसकी कर सकें, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि मास्टर ऑफ पैसिव इनकम मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। पहले उन्हें आप देख भी चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी में। वो फाइनेंस कोच हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कोच है, बिजनेस कोच है। तो फटाफट से अब हम उन्हें बोर्डिंग पास भी दे देते हैं। संजय कठुरिया जी मेरे साथ हैं। संजय जी बहुत स्वागत है। थैंक यू शालिनी मैम। कैसे हैं आप? एकदम रॉकिंग। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, परफेक्ट। अब शुरुआत पैसों की होने वाली है और आपके साथ जब भी बात होती है तो मुझे मतलब शुरू से ही लगता है कि फाइनेंस तो जितना लेकर के लोग बैठे हैं उसका डबल ट्रिपल होने वाला है। तो आज वही करने वाले हैं हम। कोशिश करेंगे बिल्कुल। और आप स्किल्स की भी बात करते हैं, पैसा भी कैसे बढ़े, स्किल भी कैसे बढ़े। बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर मैं शुरुआत करूं और सबसे चोखा धंधा जो इस साल का शुरू से मुझे अभी तक लगा है वो गोल्ड लगा है। पर क्या इस समय भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है? देखिए, गोल्ड को थोड़ा सा ना गोल्ड के नेचर को समझते हैं, गोल्ड के स्वभाव को समझते हैं। गोल्ड जो है ना रिजर्व करेंसी है दुनिया की। हमारे शास्त्रों में भी जब कलयुग की एंट्री हुई थी तो महाराजा परीक्षित ने कहा था कि तुम वहाँ होगे जहाँ सोना होगा, अगर आपको याद हो वो संदर्भ। तो सोने से मतलब था परीक्षित जी महाराज का कि जहाँ पे गोल्ड मतलब करेंसी, जहाँ पैसा होगा, क्योंकि उस टाइम तो करेंसी नहीं होती थी, उस टाइम तो गोल्ड होता था। तो गोल्ड बेसिकली इतने टाइम से चल रहा है, हर जगह की करेंसी गोल्ड के हिसाब से छपती है, किसके पास कितना गोल्ड का रिजर्व है उसके हिसाब से उसकी करेंसी छपती है। तो गोल्ड जो है ना वो सदा रहा है और सदा रहेगा, मतलब इट इज एन एलिमेंट विच विल स्टे फॉर एवर। गोल्ड है ना मार्केट्स के उल्टा चलता है। गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी। जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी दुनिया में उतना गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहेगा। अब ये करेंसी है, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा देश है जहाँ करेंसी कुछ एक्स प्राइस पे चल रही है, अचानक से वहाँ डिफ्लेशन हो गया, कुछ हो गया, अपना करेंसी डिफ्लेशन हो गया, क्या कहते हैं, करेंसी नीचे चली गई, गोल्ड नीचे नहीं जाएगा। तो अगर एक व्यक्ति के पास उस टाइम जितने पैसे थे उसने गोल्ड में डाल दिए होंगे और उसकी करेंसी नीचे चली गई वैल्यू में, उसके गोल्ड की वैल्यू नीचे नहीं जाएगी। तो गोल्ड जो है ग्लोबली एक रिजर्व करेंसी की तरह यूज़ किया जाता है। यूएस ने पिछले 3 साल में हज़ारों टन साल का गोल्ड खरीदा है। एवरी ईयर उन्होंने गोल्ड खरीदा है। तो चाहे कंट्री हो चाहे इंडिविजुअल हो, सारे जो है वो गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। अब गोल्ड में निवेश, मैं हमेशा कहता हूँ, गोल्ड गद्दा होता है। अब गद्दा आपको कब लगता है? जब आप गिरते हो। जब आप गिरोगे तभी तो गद्दे की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इसलिए जब भी मार्केट्स में कोई अनसर्टेनिटी होगी, रूस यूक्रेन की वॉर हुई, अनसर्टेनिटी आई, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। फिर अनसर्टेनिटी के किंग आ गए ये डोनाल्ड ट्रम्प सर, कि भाई आओ चलो मैं तो आज रात को ये करूँगा, कल सुबह ये करूँगा, फिर परसों रात को ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर मैं चाइना पे टैरिफ पहले 45 लगाऊंगा, फिर 100 लगाऊंगा, फिर 150 लगाऊंगा, फिर 200 लगाऊंगा, 245 लगाऊंगा, फिर एक बार रुक जाऊँगा। क्या करते हैं मेरे को पता नहीं क्या करते हैं वो। बट अब जो है पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि अक्षय तृतीया के बाद गोल्ड थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, करीबन 6,000-7,000 रुपये तोला, जैसे 10 ग्राम कहते हैं, कम हुआ प्राइस। वो क्यों हुआ? क्योंकि सडनली न्यूज़ आने लग गई कि यूएस और चाइना के बीच में जो तनाव थे वो कम हुए हैं और अब कोई डिसीजन की तरफ दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन आएगी तो डेफिनेटली एट दैट टाइम गोल्ड नीचे आ जाएगा। तो गोल्ड जो है पिछले बहुत सालों में अगर आप उसके रिटर्न्स देखेंगे 2 या 3 बार ऐसा हुआ होगा कि साल में वो 10% या उससे ज़्यादा नीचे गिरा है। स्टॉक मार्केट्स तो आप देखेंगे पिछले 50 साल में बहुत बार गिरी है, 10-10%, 12-12% गिरी है, बट गोल्ड बहुत कम बार गिरा है। तो गोल्ड आपके लाइफ का गद्दा होता है। अब गोल्ड क्या मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए? मेरे तो बिल्कुल है, डेफिनेटली है। जब भी गोल्ड गिरता है हम गोल्ड खरीदते हैं। अभी गोल्ड वापस गिरा तो हमने वापस खरीद लिया। तो मैं गोल्ड में कहता हूं कि आप छोटी सी एसआईपी ज़रूर चालू रखिए। जो भी, अगर आप समझिए, अगर आप 10,000 रुपये की भी एसआईपी करते हैं महीने की, तो 500 रुपये से 1,000 रुपये के बीच में गोल्ड में आप ज़रूर डाल सकते हैं।
वो लॉन्ग टर्म में आपको शायद एक 15-20 साल के होराइजन में हो सकता है निफ्टी 50 या स्टॉक्स जितना रिटर्न नहीं दे पाएगा, पर आपको एटलीस्ट एफडी से बेटर और एक हेज की तरह एक रिटर्न्स दे देगा। तो ये हिस्टोरिकल वो रहा है गोल्ड का कि ये रेंज पे उसने रिटर्न्स दिए। पर आपने 5 से 10% ही बोला। 10,000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 500 से 1,000 रुपया, बिल्कुल, मतलब इतना ही रेशियो होना चाहिए गोल्ड के इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल उससे ज्यादा, बिकॉज देखिए आप डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपका गोल बहुत बड़ा है, 20 साल 25 साल 30 साल है, तो 20-25-30 साल में तो डेफिनेटली आपके जो इक्विटी होती है वो बहुत आउट परफॉर्म करती है गोल्ड को, ये हिस्टोरिकल है। तो अगर आप 30 साल के लिए देख रहे हो, 20 साल के लिए निवेश देख रहे हो, तो इक्विटी थोड़ा ज्यादा रखिए। अगर आप छोटे समय के लिए देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 10 साल के लिए देख रहे हैं, 5 साल से 10 साल के बीच, तो आप गोल्ड को 20% 25% भी अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है गोल्ड को। अगर मैं 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही हूँ तो क्या मैं एफडी की जगह गोल्ड को रिप्लेस कर सकती हूँ? देखिए एफडी का ना पर्पस ही अलग होता है। एफडी इन्वेस्टमेंट का टूल नहीं है, ये बहुत बड़ा धमाका मच जाएगा। एफडी के दो ही पर्पस हैं। पहला पर्पस है एफडी का इमरजेंसी फंड, कि आपके जिंदगी में समझिए आपके खर्चे महीने के 50,000 रुपए हैं, आप एक परिवार चलाते हैं, तो मोटा मोटी समझिए 1 साल का खर्चा आपके पास रिजर्व में होना चाहिए ताकि आपको कभी भी डर ना लगे। देखिए लाइफ के 3 बड़े रिस्क होते हैं शालिनी जी। एक है किसी की आमदनी खत्म हो जाए, एक है किसी की हेल्थ खराब हो जाए, एक है किसी की मृत्यु हो जाए। तीन ही केस है। किसी की आमदनी खत्म हो जाए, जैसे कोविड का टाइम आया तो किसी को पता नहीं था कि अचानक से सैलरीज या तो कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी, पर कोविड का भी तो जो धक्का था वो 2-3 महीने में रिकवर हो गया था। तो एटलीस्ट अगर आपके पास 6 से 12 महीने का आपका रिजर्व होगा फंड, तो आपको ऐसे कोई भी धक्का होगा तो आप झेल लोगे उसको। इट्स इनफ, 6 to 12 मंथ्स इज इनफ टू फिगर आउट कि लाइफ में आगे क्या करना है आपको। तो एक वो जो इमरजेंसी फंड है उसके लिए आपके पास एफडी होना चाहिए। दूसरा एक अपॉर्चुनिटी कैपिटल होता है। अपॉर्चुनिटी कैपिटल क्या होता है? जैसे मार्केट बहुत गिरी थी, मेरे को आज भी याद है 7 अप्रैल को गिरी थी, बहुत तेजी से गिरी। उस टाइम अगर आपके पास 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा होते तो आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते थे उस टाइम पे। तो इसे हम अपॉर्चुनिटी कैपिटल कहते हैं। तो एफडी के 2 ही पर्पस होते हैं, एक इमरजेंसी फंड बनता है और एक अपॉर्चुनिटी कैपिटल बनता है। ये मेजर काम है एफडी का, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। लेकिन मेरी अपने आसपास जितने भी लोगों से बात होती है, चाहे मेरे जूनियर्स हैं या कोलीग्स हैं, मैं किसी से भी अगर बात करती हूँ, तो इमरजेंसी फंड का जो ट्रेंड रहा है वो अब खत्म हो चुका है संजय जी। मैं अपने व्यूअर्स से भी चाहूंगी कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है और उतना ही है जितना संजय जी बता रहे हैं, आपने कहा 6 मंथ की सैलरी, 6 मिनिमम, तो आप 6 की सैलरी नहीं, 6 के खर्चे। अच्छा, समझिए आपकी सैलरी 50,000 है पर खर्चे 25,000 है, ऐसा तो नहीं होता। बड़ा हाइपोथेटिकल सी बात कर देगा। नहीं होता ऐसा। आप ये बोले कि 50,000 आपकी सैलरी और खर्चे 55,000 है। 55,000 5,000 रुपए क्रेडिट कार्ड पे आदमी जीवन चला रहा है, तो फिर आप तो सैलरी का फिर 7-8 महिला ही रख लो। जी। तो अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है तो क्या आपने 7 से 8 लाख रुपए अकाउंट में कैश रखे हुए हैं? एफडी का मतलब भी मैं कैश, प्योर कैश है वो, तो फिर आप ओवरनाइट निकाल सकते हो ना पैसे को। लिक्विडिटी आपके पास उतनी है। आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए कि संजय जी ने अभी जो रूल बताया है आपकी लाइफ में क्या वो अप्लाई आप कर रहे हैं कि आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है? क्योंकि मैक्सिमम लोग, संजय जी आपने कहा कि 3 रीजंस होते हैं, तो लाइफ वाला जो रीजन है उसके लिए तो टर्म इंश्योरेंस है, या जिसके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है वो ये मान रहा है मेरे साथ कुछ होगा ही नहीं, सिंपल, वो ये मान के चल रहा है ऐसी कोई अनहोनी होनी नहीं। हमने पंडित जी को कुंडली दिखाई थी, उन्होंने कहा 80 साल तो तुम्हारा जीवन है ही। अब दूसरा हेल्थ के ऊपर आ जाते हैं, तो हेल्थ के ऊपर या तो किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या वो मान के चल रहा है कि मेरा 40-50 हजार से ज्यादा खर्च नहीं होगा, सिंपल जी। एक बार वो हॉस्पिटल चला जाए उसको समझ आ जाएगा कितना खर्चा होगा। और रही बात नौकरी जाने की, तो मुझे लगता है उसका भी कोई बंदोबस्त किसी ने पहले से नहीं रखा हुआ है। ये तीनों लाइफ की सीट बेल्ट है। हाँ शालिनी जी, और अगर लोग सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे और एक्सीडेंट हो गया तो फिर मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं सबको पहले कहता हूँ कि लाइफ जब भी गाड़ी में बैठते हैं जैसे हम सीट बेल्ट पहन लेते हैं, उसी तरीके से जब आप लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सीट बेल्ट्स ले लीजिए। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, ये खर्चे नहीं है भाई, ये प्रोटेक्शन निवेश है। और जितने भी रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो सबसे पहले रिस्क को कवर करते हैं। तो रिच ऑलवेज टेक केयर ऑफ रिस्क, ये हमेशा याद रखना। ये थोड़ा समझाइए आप। देखिए जितने भी आप दुनिया में जितने अमीर लोग हैं ना, वो वेल्थ मल्टीप्लाइंग पे फोकस नहीं करते, वो वेल्थ प्रेजर्वेशन पे फोकस करते हैं कि मेरे पैसे कम ना हो जाए। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं? रूल नंबर 1 डोंट लूज मनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। अब इतना बड़ा आदमी क्या कह रहा है आपको कि भाई पैसे नहीं हारने। अब हमारे यहाँ क्या है, जुआरी सारे पहुंच जाएंगे, कोई कभी कोई एफएनओ कर रहा है, कभी कोई बेटिंग ऐप पे लगा हुआ है। मैं भी देख रहा था एक बेटिंग ऐप पे 24 करोड़ यूजर है, जो 15 साल पुरानी ऐप है, और भारत देश का स्टॉक मार्केट 100 साल से ऊपर हो गए हैं, उसमें अभी तक 17 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है। अब आप सोचिए, ये चीजें आपको भारत का व्यू पॉइंट बताता है कि आज लोग
50-100 रुपए की बेटिंग करना चाहते हैं, पर किसी को इमरजेंसी फंड को जैसे आपने बोला नहीं होगा किसी के पास, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो आपको पहले ना रिस्क को कवर करना पड़ता है जीवन में। देखिए, अगर आपको शालिनी जी पता है मेरे सारे रिस्क कवर्ड है, अगर आपके पास एक राइट हेल्थ इंश्योरेंस है, राइट लाइफ इंश्योरेंस है, राइट आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, क्या आप में काम करने की ताकत, ऊर्जा 10 गुना नहीं हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है मैं हर बड़े रिस्क के लिए कवर्ड हूं जिंदगी में। पर लोग यहां पे ना एकदम खतरों के खिलाड़ी हैं। उनको लगता है हमारे साथ, जैसे आपने सही बोला कि हमारी नौकरी कभी जाएगी नहीं, हेल्थ कभी खराब नहीं होगी और मरूंगा तो मैं हूं ही नहीं। हाँ, मैं तो वो क्या कहते हो जो 7 चिरंजीवी में 8वां हूं कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला। हाँ। तो ऐसे नहीं होगा, आपको अपने रिस्क कवर करने पड़ेंगे और ये तीनों बहुत सिंपल तरीके हैं तीनों रिस्क कवर करने के लिए। तो हमने 5 से 10% का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में रखना है, ये तो बात कर ली जी। लेकिन अब 90% बचा हुआ है, तो ये 90% का फिर कहाँ क्या करना है? ये 90% ना आपके गोल्स के हिसाब से बनेगा। सो फॉर एग्जाम्पल आपका गोल एक है कि 25 साल बाद मुझे रिटायरमेंट चाहिए, ठीक है, और रिटायरमेंट के टाइम मुझे 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी। अब जब देखिए, अगेन रूल बड़ा सिंपल है, रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लॉन्जिविटी ऑफ गोल, कि आपका जो गोल कितना लंबा है उसके बेसिस पे आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे बचपन में क्या हम देखते थे कि पेरेंट्स, कोई घर में बेटी पैदा हुई तो वो क्या बोलेंगे, इसके लिए प्लॉट ले लो। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लॉट ले लोगे तो पता है 25 साल बाद शादी होने वाली है, तो 25 साल प्लॉट को छूने की जरूरत नहीं है हमारे को। आपने इलिक्विड एसेट में डाल दिया, पर आपको पता है इसमें ग्रोथ हो जाएगी, पैसा आंख के आगे से निकल गया है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो अब हमने अपने आप को सिक्योर कर लिया और ये जो गोल था हमारी डॉटर की मैरिज का, वो गोल इस पैसे से फुलफिल हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अच्छा, वो ये भी करते थे कि भाई चलो एक काम करेंगे, हर महीने जाके हम 1000 रुपए का गोल्ड खरीद लेंगे, वो भी गोल्ड की एसआईपी करते थे। उनके अपने सिस्टम्स थे। मैं कहता हूं हमारे जो पूर्वज थे ना वो ज्यादा ऑर्गेनाइज थे। अक्षय तृतीया क्या है? अक्षय तृतीया हमारे देश का सबसे बड़ा एसआईपी है, ठीक है, या फिर धनतेरस, सॉरी फॉर एग्जाम्पल को, धनतेरस पे भी लोग जाके गोल्ड खरीद लेते हैं, वो एसआईपी है। आपने साल में 2 बार गोल्ड खरीद लिया एक तरीके से, तो गोल्ड की एसआईपी होगी। अब अगर कोई बंदा नियमित तरीके से ये काम 40 साल से कर रहा है, सोचो उसके पास कितना गोल्ड होगा और उस गोल्ड की आज कितनी वैल्यू होगी। हाँ। तो ये छोटी छोटी चीजें मेरे हैं। पिताजी तो आपने 5th, जैसे मैंने 5th अगर पास किया तो पापा जाके एक मेरे को गोल्ड ईयरिंग दिला देते थे। फिर मैंने अगर 10th पास किया तो पापा जाके गोल्ड का सेट, मुझे लगता था 10th मैंने पास किया, गोल्ड का सेट कौन दिलाता है, कुछ और दिलाओ ना। मैंने 12th का बोर्ड पास किया तो पापा ने कहा एक और, चल आज तेरे को एक चेन दिला के लाता। अब आप सोचो कि वो उस टाइम आपको आईफोन भी दिला सकते थे, या मतलब जो भी उस टाइम के फोन्स होते थे, मुझे याद है हमारे छोटे छोटे से फोन होते थे, तो वो भी दिला सकते थे, बट दे चोज टू गिव यू समथिंग विच अप्रिशिएट्स एंड यू कैन एंजॉय इट ऑल्सो, कि आप पहन भी सकते हैं, फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं, उसकी एक फ्लॉन्ट नहीं, मैं ऐसे कुछ छोटा सा गर्लिश सा उठाती थी तो पापा कहते थे ये वाला नहीं लेना है, ये वाला देखना। तो मुझे लगता था ये तो ऐसे अम्मा जैसे, ये कौन पहनेगा। तो मुझे जो भैया होते थे वहां दुकान पे वो समझाते थे, नहीं तुम समझो पापा क्यों कह रहे हैं ऐसा, नहीं इनमें से कुछ चूज करो। पापा कहते ये क्या छोटा सा ये छोटा सा क्यों उठा रहे हो, ये वाला लो। तो मुझे समझ नहीं आता था, बट हाँ इट्स ट्रू। और आज आप देखेंगे तो आपको लगता है कि हाँ यार, जब आप अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं, आप बोलते हैं हाँ यार मेरे पास 100 ग्राम सोना है, 200 ग्राम जो भी होगा एक्सवाइजेड, कि यार देखो ये तो मेरी धरोहर है, कल को कुछ हो गया तो मेरे पास ये भी है। कोई इस दुनिया में नहीं चाहता उसके सोने का जेवर गिर भी हो या बिके या कुछ भी हो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज ऑल दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट। तो जितना आपका गोल लाइफ का लंबा होगा ना, उतना आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। लोग गलती क्या करते हैं शालिनी जी, कि वो देखेंगे कि यार मेरे को अगले साल है ना 10 लाख रुपए चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए, तो मैं काम करता हूं, मैं स्मॉल कैप फंड्स में डाल देता हूं। अब जिसने ये सोच सितंबर 2024 में रखी कि यार मैं काम करता हूं, सितंबर 2024 आ गया और मुझे सितंबर 2025 में गाड़ी खरीदनी है, तो मैं काम करता हूं, मैं ना पैसे उठा के स्मॉल कैप फंड में डाल देता हूं। गाड़ी छोड़ो, वो गाड़ी का टायर नहीं खरीद पाएगा अगले साल। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप गिर गया 20%। तो आपका गोल 1 साल का था, तो आपने इतने हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में क्यों डाला पैसा? आपका गोल अगर 20 साल का होता, 25 साल का होता, 15 साल का होता, 10 साल का होता, तो मेरे को समझ आता, चलो आपने स्मॉल कैप में डाल दिया, क्योंकि स्मॉल कैप तो वॉलेटाइल होते हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ। अभी तेजी से बढ़े थे, अभी गिर गए। हाँ। तो आपको ना अपनी जो, देखिए हर इंसान के एपेटाइट के हिसाब से, हर इंसान के हेल्थ के हिसाब से, हर इंसान के क्या कहते हैं बीमारियों के हिसाब से उसकी थाली बनती है। आप किसी की थाली देखेंगे तो आप जनरली बता सकते हैं यार इसकी हेल्थ कैसी है। मतलब कोई भटूरे छोले खा रहा है तो समझ आती है यार, खा लेगा, निकाल लेगा, पचा लेगा। पर कोई बंदा होता है जिसकी थाली बड़ी नियमित होती है। तो आपको अपनी थाली डिजाइन करनी है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ थाली। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, डायरेक्ट इक्विटी है, गोल्ड है, उसके रियल एस्टेट है, क्रिप्टो है, बहुत कुछ है जहां पैसा डल सकता है। एफडी भी है, बॉन्ड फंड्स भी हैं, बहुत कुछ है, बहुत इंस्ट्रूमेंट्स है। बट आपको डिजाइन करना है ना अपनी थाली को भाई, कि आपका गोल क्या है। 3 साल में आ रहा है, 5 साल में आ रहा है, 10 साल में आ रहा है, 20 साल में आ रहा है। गोल जितना छोटा होगा, जितनी अवधि कम होगी गोल की, उतना ही आप कम पैसा
जो है इक्विटी में डालेंगे। लोग उल्टा करने लग जाते हैं, जितनी अवधि कम होती है उनको लगता है जल्दी जल्दी पैसा बन जाए, तो वो इक्विटी में पैसा डालते हैं और उनको लगता है जो टाइम 2020 से लेकर 2025 तक था या 24 के सितंबर तक था वही टाइम जिंदगी भर चलेगा। ऐसा तो होना नहीं। अब यही फर्क आता है क्योंकि हमने 2008 से मार्केट्स देखी हुई है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की शालिनी जी, इट वाज जनवरी ऑफ 2008 SIP, और वहां से 63% मार्केट गिरी थी। हाँ। पर हम तो भूल गए पैसा डाल के, हमें तो चाहिए ही नहीं था पैसा, तो हम डालते गए, उसका रिजल्ट आ गया हमें। सो इन्वेस्टमेंट्स में ना, अभी जैसे कल जब हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल है ना इनकी AGM हुई है वॉरेन बफेट की। वो 94 ईयर्स के हैं और वो इस साल के एंड में रिजाइन करके अपना दारोमदार ग्रेग एबल को दे रहे हैं। और उनसे अभी किसी ने पूछा कि अभी आप क्या अपने स्टॉक्स का क्या करोगे जो आपके वो स्टॉक्स है? बोलता है मैं एक भी स्टॉक नहीं बेचूंगा। ये 94 साल का आदमी बोल रहा है मैं एक भी स्टॉक नहीं बेचूंगा। यहाँ 24 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे रोज स्टॉक खरीद बेच कर रहे हैं। तुम पैसा नहीं बना पाओगे, लिख के ले लो। वेल्थ इज ऑलवेज क्रिएटेड ओवर टाइम। उनको 11 साल से 94 साल 83 ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंट रिटर्न्स लग गए कि वो आज जहां पहुंचे पर पहुंच गए। आपको चाहिए वो 83 का काम 8 साल में हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। वैसे तो आजकल वालों को 8 महीने में चाहिए, बट ठीक है, लोग तो 8 साल भी वेट करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारी एवरेज SIP 1.5 साल की है। आपको पता है हमारे यहाँ आज 1.5 साल में व्यक्ति एवरेज में SIP निकाल लेता है। पिछले 3 महीने से SIP क्लोजर रेशियो 100% से ज्यादा है, यानी कि नए लोग जो SIP कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग SIP बंद कर रहे हैं। ये मार्केट जो क्रैश हाँ, हुआ और क्योंकि मार्केट नीचे गया। और अरे क्या मंदबुद्धि डिसीजन है ये कि आप कभी भी महंगा खरीद के सस्ता बेचोगे तो पैसा कैसे कमाओगे भाई? आपको सस्ता खरीद के महंगा बेचना है, और जब सस्ता खरीदने का टाइम आता है तो आप मार्केट से बाय बाय करके चले जाते हो कि नहीं यार मुझे तो मार्केट नहीं चाहिए, मार्केट गिर गई और गिरेगी। ले लो, मार्केट 7 अप्रैल को 21,800 आई। मैंने कुछ फ्रेंड्स को बोला यार ले लो, बहुत अच्छा टाइम है, कि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा 5% से ज्यादा बचा नहीं है गिरने का। नहीं क्या बात कर रहा है, इस एनालिस्ट ने बोला 18, ये शंकर शर्मा जी ने बोला, मैंने तो अपनी बहन को बोल दिया कि प्लॉट ले लो, FD कर लो, ये सब कर लो, तो वो पागल है क्या? मैंने तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो हाँ। आज मार्केट 24,500 है। कितने दिन में? 20 दिन में, 25 दिन में। मार्केट्स हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, मार्केट्स अपने हिसाब से चलती हैं। आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। मार्केट्स नीचे हैं, ज्यादा खरीद लो, जितना खरीद सकते हो उतना खरीद लो। तो आपको जब भी प्लानिंग करनी है, किसी के पास कोई प्लान नहीं है शालिनी जी, मैं एक व्यक्ति से पूछता हूं, कमेंट करके बता दो कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, पहले ये तो बताओ। हाँ, आप प्लीज बताओ भाई, तो हमें पता चलेगा। हाँ, पता तो चले आपका क्या गोल है। हाँ। कि 3 साल बाद मुझे गाड़ी खरीदनी है, 5 साल बाद शादी करनी है, 10 साल बाद घर खरीदना है, 25 साल बाद रिटायरमेंट चाहिए, 20वें साल मुझे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ। आज जब मेरे पास लोग आते हैं अपनी प्लानिंग कराने, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई 5 साल बाद क्या चाहिए आपको, अब पहला गोल क्या है, बच्चों के लिए क्या किया है, शादी के लिए क्या किया है? अच्छा नहीं, शादी के लिए पहले से ये था, ओके ठीक है, ये कैसे होगा, आपकी रिटायरमेंट कैसे होगी, कितना उस टाइम पैसा चाहिए होगा। आज आपको घर चलाने के लिए 50,000 रुपये महीना चलता है, 20 साल बाद कितना चाहिए होगा इन्फ्लेशन के हिसाब से, उस टाइम आपके पास कितना होगा, तो आपको इनफ फील होगा कि ठीक है यार इतना है तो अपन सेट है लाइफ में। ये सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, उसके बाद डिसीजन बनता है। एक मुझे इसमें एक चीज़ की कमी ये लगती है, लास्ट टाइम भी हमने जो पॉडकास्ट किया था तो मैंने आपसे सवाल यही पूछे थे कि 20-25 हज़ार कमाने वाला कैसे करोड़पति बने। अब 20-25 हज़ार कौन कमाता है? जो बहुत यंग होता है या जो फ्रेशर होता है, उसकी वो जॉब होती है। वो पॉडकास्ट अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके वो संजय कटोरिया जी का पॉडकास्ट देख सकते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है संजय जी कि 20-25 साल का युवा जो 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसका ना कोई गोल होता है, ना वो फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। वो आज में जीता है, आज कमाता है और सारे पैसे खर्च कर देता है। वो माता पिता के साथ रह रहा है तो उसको रेंट देना नहीं है घर का, उसकी शादी हुई नहीं है तो उसको बीवी के खर्चे उठाने नहीं है, बच्चे हुए नहीं है तो उसको ये सोचना ही नहीं है कि भैया उनकी शादी भी करानी होगी या उनकी एजुकेशन के लिए चाहिए होगा। तो 25 से 30 साल तक तो वो जो कमाता है वो उड़ा देता है। लेट मैरिजेस का फैशन अब शुरू हो गया है, तो आप लेट शादी करते हैं, लेट बच्चे पैदा होते हैं, तो आप जाके कहीं 35-38 साल की उम्र में ये सोचते हो, जो आप कंपाउंडिंग वाली बात कह रहे हो ना, वो आधी तो देखिए यहीं गायब निकल गई ना। आप 35 से 38 साल तक की उम्र में आप अब ये सोचना शुरू कर रहे हो कि फाइन मेरे बच्चे को 12th के बाद जब एजुकेशन के लिए पैसा चाहिएगा तब मैं कहाँ से लाऊंगा। तो वो शुरू ही करता है 35 से 40 की उम्र में। अब हम आज पीछे वालों को एजुकेट ना करके 35-40 साल वालों को अगर एजुकेट करें कि अभी तक अगर आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिला है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आप आगे कैसे कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो अपनी रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, परफेक्ट है। तो 35 से 40 की उम्र में हमें सैलरी अज्यूम करनी पड़ेगी,
कि कुछ हम सैलरी अज्यूम करते हैं, लेट्स से हम 1 लाख रुपीस पर मंथ अज्यूम कर लेते हैं कि बंदे ने ऑलरेडी 10-12 साल काम किया, तो यहाँ तक तो आदमी को पहुंचना ही चाहिए। हाँ, और नहीं पहुंच पा रहा है तो भाई तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो लाइफ में, एक्टिव स्किल्स पे काम करो, पहले तो वो ठीक कर लो, वो वाला साइड लाइफ का ठीक कर लो। या मैं मान लूँ अगर वो Tier 3 सिटी का है, हाँ। तो आपका जो आप परसेंटेज बताएंगे, अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने केसेस देखे हैं आज तक जितने भी, जो 35-40 के आसपास, उनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उधार। एवरीबडी थोड़ा शायद हार्श हो जाएगा, मोस्ट ऑफ देम, मतलब आई वुड से एटलीस्ट 80% प्लस जो भी मेरे पास केस ऐसे आते हैं, वो पहले डेट से स्ट्रगल कर रहा होता है, उधार चल रहा होता है। अब उधार दो ही प्रकार के होते हैं, एक गुड डेट होता है, एक बैड डेट होता है। गुड डेट होता है जब आप उधार लेके क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर खरीद लिया, शॉप खरीद ली, एटलीस्ट आपने कोई फिजिकल एसेट खरीदा है जिसमें या तो कैश फ्लो के चांसेस है, या ग्रोथ के चांसेस है, या दोनों के चांसेस है। कि भाई समझिए आपने अपने लिए घर ले लिया, तो आपने अपने लिए घर लिया है तो आपका एक तो रेंट बच गया, कुछ ईएमआई आप दे रहे हैं, और उससे घर की वैल्यू में कुछ कुछ वृद्धि हो रही है साल में, समझो 10 साल में दुगना हो गया घर। तो ये तो चलो फिर भी मैं कहूंगा कि एक लॉजिकल बात है कि आपने कुछ लिया, होम लोन लिया ताकि आप एक घर ले सके और उसने कुछ क्रिएट किया। दूसरा जो लोन है वो है बैड डेट। आपने आईफोन ले लिया, कोई एक्सपीरियंस कर लिया, कहीं छुट्टी मनाने चले गए, उस सब से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, करिए, कोई चक्कर नहीं। आपने गाड़ी ले ली, आपने बाइक ले ली, आपने जो भी ले ली, पर वो ना शालिनी जी, मैं देख रहा हूं कि लोगों का ना प्रपोर्शन ही नहीं बचा। मतलब भाई आपको पता होता है ना पोर्शन साइजिंग की, मैं 1 रोटी खा सकता हूँ, 2 रोटी खा सकता हूँ, इतना चावल, कटोरी भर चावल खा सकता हूँ। तो ये पोर्शन साइजिंग ही लोग भूल चुके हैं फाइनेंस में। तो फाइनेंस का रूल बड़ा सिंपल होता है, आपकी आमदनी जो आप लेके जा रहे हो उसमें से 15% की ही ईएमआई होनी चाहिए जो ये आपके बैड डेट में जाए, जो खर्चों में जाए। जैसे कि आपने समझो गाड़ी ले ली, आपने बाइक ले ली, आप घूमने चले गए, उसके लिए पर्सनल लोन ले लो, शादी के लिए पर्सनल लोन ले लिया, वो अभी तक चल रहा है, बहुत टाइम हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम मैं सबसे पहले देखता हूँ लोग फेस कर रहे हैं, और लोगों को ये समझ नहीं आता कि कंपाउंडिंग ना 2 तरीके से काम करती है। एक आपके लिए काम करती है और एक आपके विरुद्ध काम करती है। ठीक है, तो जब आपके वो विरुद्ध काम करने लगती है ना, तब आपको पता नहीं होता, वो आपको साफ कर देती है। अब इसका उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। एक बंदे ने घर का लोन लिया, 25 साल का लोन लिया, ठीक है जी। तो पहले तो वो जितना लोन लेगा ना उसका 2.5 गुना रिटर्न करेगा। अगर उसने 1 करोड़ का लोन दिया है तो वो 2.5 करोड़ वापस करेगा। और मजेदार बात यह है कि बैंक हमेशा क्या बोलता है आपको, बैंक बोलता है कि भाई शुरू में आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा और प्रिंसिपल रिपेमेंट कम होगा। हाँ। अब ये शुरू में की डेफिनेशन क्या है, कब तक मेरा इंटरेस्ट ज्यादा होगा और प्रिंसिपल रिपेमेंट कम होगा? कौन सा वो पॉइंट होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? 25 साल में आपको क्या लगता है कितने टाइम बाद ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? 12-13 साल बाद, 17 साल बाद। तो 17 ईयर्स तक आप इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हो और रीपेमेंट कम कर रहे हो, और 17वें से 25वें साल में आप जो है रीपेमेंट ज्यादा दे रहे हो और इंटरेस्ट कम कर रहे हो। अब इसका क्या सोल्यूशन है? बोलो प्रॉब्लम तो ले ली हमने, सर पे आ गई है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व ऐसे करिए, साल में एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे दीजिए। अगर आपकी ईएमआई 40,000 चल रही है, पूरे साल में 40,000 जमा कीजिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कटौती करके, बजटिंग करके। ये 40,000 रुपए एक्स्ट्रा एक साल में 13 ईएमआई दीजिए, 12 मत दीजिए। उससे क्या होगा? उससे जो आपका 25 साल का लोन है वो 20 साल का हो जाएगा। आपकी आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप क्या करेंगे? आप एक ईएमआई ज्यादा, आप सोचिए आपका 20% टाइम बच जाएगा इमीडिएटली। आपका इंटरेस्ट कॉस्ट 30% कम हो जाएगा। जो आप 1.5 करोड़ दे रहे थे कॉस्ट अपना इंटरेस्ट, उसका सीधा 40-45 लाख रुपए कम हो जाएगा, जस्ट बाय पेइंग 1 ईएमआई एक्स्ट्रा एवरी ईयर। तो क्या ये सोल्यूशन ईजी नहीं है? बिल्कुल ईजी है, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ना 35 से 40 वाले लोगों को सबसे पहले अपने उधार को मैनेज करना है, कि उधार को मैनेज करना सीख लो, नहीं तो ये जो विरुद्ध चल गई ना आपके कंपाउंडिंग, ये आपको बख्शेगी नहीं। फिर आपके पास बचे, आप 60 तक चलते रहोगे, बस लोन ही देते रह जाओगे, और लास्ट में बोलोगे यार हुआ क्या मेरे पास? अच्छा एक घर बचा, इसको तो मैं बेच ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो इसमें रहता हूं। हाँ। अब यही प्रॉब्लम हमारे क्लाइंट के साथ हुई। एक ही घर है, अब वो एक ही घर है बस, और कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, बाकी सब खत्म। देयर इज नो सेविंग एट ऑल। तो अब बैंक्स एक नया प्रोडक्ट लेके आए जिसको रिवर्स मॉर्गेज कहते हैं, कि आप अपने घर से एसडब्ल्यूपी कर सकते हो, जैसे सिस्टमैटिक विड्रॉल करते हैं, बट उस पर नहीं जाते। तो 35 से 40 वाले को सबसे पहले अपने डेट को ऐसा कैंची लेके कट काटना चाहिए। टारगेट बनाना चाहिए कि मैं 5 साल में, जैसे हम नशा मुक्ति का बनाते हैं ना, कोई बनाता है कि नहीं मेरे को ये खत्म करना है, मेरे को ये खत्म करना है, वैसे आपको डेट का टारगेट बनाना पड़ेगा कि भाई अगले 5 साल में, 7 साल में, 3 साल में मैं डेट को उड़ा दूंगा। कैसे उड़ाऊंगा? मैं आमदनी बढ़ाऊंगा, मैं खर्चे कम करूंगा, एक ईएमआई एक्स्ट्रा दूंगा। ये सब स्ट्रैटेजी बनाओ, हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ,
3 में नहीं होगा 5 में हो जाएगा, 5 में नहीं होगा 7 में होगा तो सही। जहां टेंशन जाएगा वही तो काम होगा। तो सबसे पहले आप अपने उधार को कम करने पे फोकस करो। अगर आपके ऊपर उल जलूल उधार चढ़ गया है तो आपके पास कोई चीज ऐसी है जो काम नहीं आ रही, बेचो, उधार वापस करो। उधार को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे महंगा उधार लिखो। इनको पता ही नहीं पर्सनल लोन्स 18-18, 20-20% पे चल रहे होते हैं। तो कंपाउंडिंग आपके विरुद्ध है ना। आप एसआईपी में उम्मीद करो आपको 12% मिले, 13% मिले, यहां आप 18% बैंक को देने को तैयार हो। अरे क्या मंदबुद्धि काम है ये। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको पहले करनी चाहिए जब आप 35 to 40 के आसपास आ गए, क्योंकि अब आपके बच्चे भी होंगे, उनकी एजुकेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल्स की फीस आप देख रहे हो क्या हालत हो गई है। मैं भी सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कभी कभी। मेरे बेटे की फीस 40,000 रुपये महीना हो गई है। हाँ। तो और वो बढ़नी है, और वो बढ़ रही है, कन्वीनियंटली बढ़ रही है। हाँ, आपकी इनकम बढ़े या ना बढ़े, हाँ, वो तो बढ़नी है। पीछे अभी स्कूल आप देखिए, दिल्ली में तो बवाल मचा हुआ है स्कूल्स को लेके। तो वो तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम कुछ करते हैं, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग इट 15-16% साल का ऐसे ही बढ़ा देते हैं मस्ती मस्ती में। और बाद के जो खर्चे अलग खर्चे वो अलग है। तो पॉइंट इज कि ऑल दिस इन्फ्लेशन इज रियल बॉस। सिर्फ खाने का इन्फ्लेशन 6-7% है। मेडिकल इन्फ्लेशन इज एट 14%। आपके स्कूल को भी इन्फ्लेशन ही कहूंगा। स्कूल इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट एट 15%। तो भाई आपकी आमदनी तो 5-7% बढ़ रही है साल की, तो तेजी से बढ़ाओ इसको और खर्चे थोड़े से रेगुलेट करो बाकी उल जलूल चीजों में। हर चीज आपको खुशी नहीं दे सकती कि मैं बाहर भी घूमना चाहता हूं, मैं रोज बाहर भी खाना चाहता हूं, मैं स्विगी जोमेटो भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना। एवरीथिंग कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस। यू हैव टू डिफाइन व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस एंड यू कैन स्पेंड लेकिन इट। ये जब मैं बढ़ा दूंगी, मेरी 12 की जगह मैं 13 ईएमआई जब देना शुरू कर दूंगी, तो वो जो मेरे इन्वेस्टमेंट का पैसा था वही तो उधर नहीं चला जाएगा। देखिए इससे क्या होगा, दो चीज आपको हर चीज रेगुलेट करनी है। हाँ। आपको ईएमआई भी जल्दी खत्म करनी है, क्योंकि कंपाउंडिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू। कोई फायदा ही नहीं है ना। हाँ, इन्वेस्ट करके कोई फायदा क्या नहीं। फायदा है? हाँ। मतलब जब आप यहां पे ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो वहां का क्या फायदा मिलेगा आपको? तो आप एक काम कीजिए, आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा, मैं इसलिए नहीं कह रहा 3 ईएमआई एक्स्ट्रा दीजिए, 3 ईएमआई एक्स्ट्रा मत दो, आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा दो। ठीक है। आप में अगर क्षमता थी 4 ईएमआई एक्स्ट्रा देने की, तो आप एक ही एक्स्ट्रा दो, 3 इन्वेस्ट कर दो, कोई चक्कर नहीं है। अब पहला हो गया डेट। तो मैंने काफी देर डेट पे बात कर ली। डेट प्लीज आप फोकस करिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कैसे आप अपना डेट कम करेंगे, क्या आपका टारगेट है, कितने साल में आप अपना डेट से नशा मुक्ति कर लेंगे जैसे कहते हैं। ठीक है। हाँ। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गई, अब आपको अपने गोल्स बहुत क्लियर बनाने पड़ेंगे भाई। अब तो लाइफ में गोल्स आ गए ना, बच्चे आ गए, बीवी है, खर्चे हैं, परिवार है, पापा मम्मी है, बहुत कुछ है, और अपना पर्सनल रिटायरमेंट है आफ्टर 15-20 ईयर्स। गोल्स बनाइए, बैठिए। खुद नहीं बना सकते, किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ जाइए। ठीक है, कुछ वीडियोस अच्छी देख लीजिए, अच्छे लोगों की देख लीजिए। गोल्स कैसे बनाते हैं, 3 साल में क्या चाहिए, 5 साल, और उसमें हर चीज का गोल बनाइए। जो चीज आपको खुश करती है, आपको लगता है यार मेरे को गाड़ी चाहिए, गोल बना के करिए ना। 5 साल बाद ले लीजिएगा, 4 साल बाद ले लीजिएगा, पर आराम से पैसा जमा होगा। उस टाइम स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। इसी तरीके से 7-8 साल बाद घर चाहिए मुझे, अगर घर नहीं लिया अभी तक। इसी तरह बच्चों की शादी के लिए मुझे 25-25 लाख रुपए का कॉर्पस चाहिए, दोनों बच्चों के, 2 बच्चे हैं आपके, समझिए 4-4, 5-5 साल का दोनों में गैप है, तो आप रखिए, गोल्स बना लीजिए। फिर आपका है कि बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, मैंने सब कुछ कर लिया, आपने लाइबिलिटीज खत्म कर ली, अब आपके खर्चे बेर मिनिमम हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे अपने लग गए, आपकी लाइबिलिटीज जीरो हो चुकी हैं, सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसा कॉर्पस मेरे पास क्रिएटेड हो जाए कि जिससे हम सिस्टमैटिक विड्रॉल करके हर महीने अपने घर के खर्चे आराम से निकालें और जिंदगी भर हमारा पैसा खत्म ना हो। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमने बहुत लोग के लिए किया। तो ये आपका प्लानिंग हो जाती है। तो आप 35 से स्टार्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 50 से लेकर 55 तक आप ये अपने सारे गोल्स अचीव कर लेंगे। और आपको हैरानी होगी कि ये सारे गोल्स अचीव करने के लिए आपकी एसआईपी हो सकता है आपके, देखिए अब आप कमा 50,000 रहे हैं और अगर आप बोलते हैं मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस 20 करोड़ होना चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है भाई। हाँ। ठीक है, वो तो फिर आपको एक्टिव इनकम बढ़ानी है। जो भी आपको आउट ऑफ प्रपोर्शन करना है उसके लिए एक्टिव इनकम बढ़ानी है। अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपनी नौकरी ज्यादा अच्छे से करो, तनख्वाह पाओ, फ्रीलांस करो, जो करना है करो, वो उसका है। पर आज की जो आपकी जिंदगी का लेवल है, उस स्तर को मेंटेन करते हुए, अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करते हुए अगर आपको चलना है, तो आप अपनी इनकम का अगर 35 से 40% भी ठीक तरीके से इन्वेस्ट कर दोगे तो आप आराम से ये अचीव कर सकते हो, बहुत आराम से अचीव कर सकते हो। और जब आप 35% अपनी इनकम का इन्वेस्ट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली कहीं जगह आपको अपना पंजा जो है वो कसना पड़ेगा कि यार हम जो है हफ्ते में 3 बार जोमेटो नहीं कर सकते, चलो महीने में 3 बार कर लेते हैं। हाँ। तो आप फिर कुछ रेगुलेशंस लाओगे अपने लाइफ में। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि द एक्सपेंसेस ऑफ लाइफ, खर्चे जो हैं वो रूल बेस्ड होने चाहिए और जो आपके निवेश हैं वो गोल बेस्ड होने चाहिए। तो खर्चे क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मैं कोई चीज कब लूंगा, मैं आईफोन कब लूंगा, जब मैं 2 बार ले सकता हूं तब मैं 1 बार आईफोन लूंगा।
या मेरे एक फ्रेंड है, वो कहता है मैं तो तब तक 3 बार नहीं ले सकता, मैं 1 बार भी नहीं लूंगा। मैंने वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है। हाँ। तुमने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट किए। जैसे मारवाड़ीज है, हाँ। मारवाड़ीज हमेशा कहते हैं 100 का होगा तो एक, मतलब 100 होगा तो एक लेंगे। हाँ। तो वो तो 1:100 पे चलते हैं, इसलिए वो इतने अमीर होते हैं। हाँ। क्योंकि वो शुरू में 100 जमा कर रहे होते हैं, तब तक वो एकदम हाइट टाइट पकड़ के चलते हैं। अचानक से जब 100 जमा हो जाता है, वो दिखता है यार ये कहाँ से आ गया। उसने 8 साल 9 साल बहुत मेहनत करी, 100 जमा किया, फिर उसने खर्च कर दिया। तो आपको ये रूल्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा संजय जी, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि आज के टाइम में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे मार्केट में आ गए जितने पहले नहीं थे, तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा आपको लगता है ओवर हाइप्ड कौन सा है, और जो आगे फ्यूचर में आपको लगता है कि बस्ट होगा? बस्ट होगा। हाँ, ये तो ओवर बहुत- हाइप्ड है तो ऑब्वियसली। देखिए, ओवर हाइप्ड में 2 पार्ट्स हम इसमें लेते हैं। जैसे क्रिप्टो है, क्रिप्टो डेफिनेटली एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। अब एक लेजिटिमेसी उसको आ गई बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने आते कह दिया मैं क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहा हूँ। आप देखें बड़े बड़े बैंक्स, जेपी मॉर्गन चेज भी क्रिप्टो खरीद रहा है, सरकारें क्रिप्टो खरीदने लग गई हैं। तो दैट मीन्स वहाँ पे अब अटेंशन जा रहा है। पर वहाँ पे ना जो ओवर हाइप्ड मैटर है वो है मीम कॉइन्स, जो ओवरनाइट कॉइन्स आते हैं, अचानक से 20,000%, 40,000% रिटर्न देते हैं और फिर क्रैश कर जाते हैं। इसको कहते हैं क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम। पंप एंड डंप का मतलब होता है पहले कोई चीज़ को चढ़ाना और उसके बाद उस चीज़ को गिरा देना। तो जब वो चढ़ती है, जैसे हर्षद मेहता के टाइम पे एसीसी का शेयर 9,000 रुपये पहुंच गया, तो ये पंप हुआ, 300 रुपये से 9,000 पहुंच गया। फिर 9,000 से जब नीचे हुआ तो डंप हुआ, यानी कि जिनके पास था वो बेचने लग गए और नए नए लोग खरीद रहे थे, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बना लिया, ये लोग मारे गए। तो मुझे लगता है मीम कॉइन्स, मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिप्टो एक लेजिटिमेट एसेट क्लास है। मीम कॉइन्स जो है वो मुझे सबसे बड़ा स्कैम लगते हैं इस टाइम का, कि कोई भी आया, किसी ने अपना कॉइन ओपन किया और हो गया जी काम, मैटर खत्म। तो ये नहीं होना चाहिए। फाइन। एक मैंने रैपिड फायर आपके लिए तैयार किया हुआ है, ठीक है। और हालांकि इसका आपको जवाब एक शब्द में नहीं, आप 1-2 लाइन में भी दे सकते हो आराम से। वो शुरू हम करते हैं। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड्स। वाई? मेरे को मॉनिटर नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा, मेरा काम कोई और कर रहा है। कोई एक फाइनेंस की बुक जो आपको लगता है सबको पढ़नी चाहिए? द साइकोलॉजी ऑफ मनी, क्योंकि उसमें जो आपने अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी दर्शाई कि लोग वेट नहीं कर पाते, तो उसको पढ़ने के बाद काफ़ी चांसेस है कि उनको समझ आ जाएगा कि पेशेंस रखना क्यों ज़रूरी है। तो वो लोग जो एग्जिट कर रहे हैं वो हाँ, बने रहेंगे बिल्कुल, मार्केट के अंदर। बिल्कुल। फाइन। जो काम संजय कटूरिया नहीं कर पा रहे हैं, शायद ये वो ये किताब बुक कर कर पाए। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, कोई वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो आज तक आपने सुनी हो? वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो मैंने सुनी हो, मेरे को जो भी कोई बोलता है ना कि सब कुछ एक ही एसेट क्लास में डाल दो, मुझे लगता है वो सबसे खराब एडवाइस होती है। कि सिर्फ सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दो, सिर्फ सारा पैसा लार्ज कैप में डाल दो, सिर्फ सारा पैसा क्रिप्टो में डाल दो। ऐसी एडवाइसेस से मैं बचता हूँ। जो मुझे बाइफरकेट, मतलब एक थाली नहीं सजा के देता ना, बोलेगा या तो सिर्फ चावल खाओ, या सिर्फ दाल खाओ, या सिर्फ गुलाब जामुन खाओ, वो नहीं चलता अपने। फिल इन द ब्लैंक है। मनी इज टूल टू बाय हैप्पीनेस। ओके, फाइन। ये पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता वाली लाइन झूठी है? बिल्कुल झूठी है। 95% चीज़ें तो पैसा ही खरीद सकता है ना। तो अगर 95% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो 5 हो ही जाएगी। वो कहते हैं ना कि इफ आई हैड टू क्राई बेटर क्राई इन अ लैम्बोर्गिनी। एक फाइनेंशियल हैबिट जो किसी को भी आज ही शुरू कर देनी चाहिए? छोटा करो पर इन्वेस्ट जरूर करो। 100 रुपये करो पर इन्वेस्ट जरूर करो। ठीक है। एक फाइनेंशियल स्कैम जो आप आज के टाइम में देख रहे हैं? बहुत सारे लोगों को मैसेजेस टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फ़ोन आते हैं कि हम आपके पैसे 5,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, हम आपको दिन का 5,000 देंगे। प्लीज़ इन सब से बचिए। आपने ये स्कैम होते देखा है? बहुत लोगों के साथ लोग लगा रहे हैं पैसे? बिल्कुल लगा रहे हैं। लोगों के 2-2 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए खो रहे हैं। मेरे नाम पे लोग स्कैम कर रहे हैं। मैंने अभी एनडीटीवी के साथ एक पूरा हमारा एक एपिसोड हुआ था इस पे स्कैम्स के ऊपर, तो हमने कवर किया था। मेरे नाम पे एटलीस्ट 100 इंस्टाग्राम पे, 100 टेलीग्राम पे चैनल्स चल रहे होंगे जिनमें मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है। टेलीग्राम में मेरे पर्सनली 5,000 सब्सक्राइबर हैं, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो कुछ ऐसे चैनल जिनके 25-25, 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और वहाँ पे एडवाइस दी जा रही स्कैम है? किया जा रहा है। हम रिपोर्ट भी करते हैं पर कुछ होता नहीं। माय गॉड। ओके, मनी वर्सेस टाइम। आप टाइम एनी डे। टाइम, मनी आपको एंड ऑफ द डे तो टाइम से, मनी तो इनफाइनाइट है, कितना भी क्रिएट हो सकता है। 75% ऑफ द बिलियनियर्स आर फर्स्ट जेन बिलियनियर्स, यानी उनके पास जीरो था या माइनस में थे और वो बिलियनियर बन गए। तो समय नहीं क्रिएट हो सकता ना। जो 50 साल का हो गया 50 साल का हो गया, वो 40 का नहीं हो सकता। पैसिव इनकम की आपकी डेफिनेशन क्या है? पैसिव इनकम की मेरी डेफिनेशन है कि वो इतनी हो कि आपके खर्चे निकाल लें। तो जिस टाइम पे आप वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं फिर आप टाइम रिच हो जाते हैं।
ऑल राइट। तो मतलब पैसिव इनकम, अगर मैं अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रही हूँ तो उसका अलग गणित रहने वाला है, और अगर मैं रिटायरमेंट की बात की कर रही हूँ तो उसका अलग रहेगा। नहीं, पैसिव इनकम, देखिए लोग रिटायर का मतलब क्या होता है? रिटायर का मतलब होता है मैं अपनी मर्जी का कुछ कर सकूं। रिटायर का मतलब ये नहीं होता कि मैं 60 साल का हो गया तो मैं रिटायर हो गया। बहुत सारी कॉन्नोटेशन मेरे हिसाब से गलत है लाइफ में। ठीक है, रिटायर मतलब रिट्राई होता है कि वापस कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, वो करते हैं जो मुझे करना था। अगर मैं नौकरी कर रहा था तो शायद मैं वो नई चीज़ें कर पा रहा था जो मुझे करनी थी। आप जब सर्विस कर रही थी तो आप चीज़ें नहीं कर पा रही थी, आप अब कर पा रही हैं। तो पैसिव इनकम आपको वो ताकत देता है कि आप रिट्राई कर सकें। तो वो 40 की उम्र में हो सकता है, वो किसी के लिए 50 की उम्र में हो सकता है, किसी के लिए 60 की उम्र में हो सकता है। पर आप ये बोल दें कि मैं रिटायर हो गया उसके बाद मैं सिर्फ पड़ा रहूंगा, 24 घंटे कुछ नहीं करूंगा, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो मतलब फिर तो आपने नर्क नीचे ही देख लिया कि इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल तो नर्क ही हो गया ना, फिर तो आप कुछ कंट्रीब्यूट थोड़ी कर रहे हो। तो हाँ, ये होना चाहिए कि आपकी पैसिव इनकम शुड टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस सो दैट आपके पास टाइम बच जाए और उस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव आप कर सके। अगर आपको अपने लिए कुछ नहीं करना, आपको लगता है मैंने अपने लिए बहुत अच्छा कर लिया, तो समाज के लिए कर लो, गिव बैक टू द सोसाइटी, टीच कर लो, सिखा दो, कुछ और कंट्रीब्यूशन कर लो, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब बट डू समथिंग, डोंट सिट आइडल। आपने अर्ली रिटायरमेंट ले ली है? बिल्कुल ले ली। फाइनेंशियल फ्रीडम, हम कहते हैं पर्पसफुली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हाँ। कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ चुकी है। काम मतलब पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे मैनेज हो जाएंगे पैसिव इनकम से, बट काम हम करते हैं क्योंकि हमें पर्पस एक सर्व करना है, लोगों को हेल्प करनी है फाइनेंशियली, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंस को समझ पाए, पैसों को समझ पाए, नॉलेज ले पाए और अपनी लाइफ को ठीक करें। दैट इज माई पर्पस। और आपने किस एज में ये फाइनेंशियल फ्रीडम 39 हासिल की? 39। फाइन। और 39 तक कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है? आराम से। आज के ज़माने में तो और जल्दी पा सकता है। पहले तो क्या रूल बुक होती थी ना कि आपको एमबीए करनी ही करनी है, इंजीनियरिंग करनी ही करनी है। आज तो मैं देखता हूँ 16-17 साल के लड़के आए। देयर इज अ वेरी गुड क्रिएटर, फॉरगेट हिज, ईशान शर्मा, ही इज हार्डली 21-22, उसने 6 साल 5 साल से वीडियो क्रिएट करनी चालू की थी जब वो 15-16 का होगा। एंड टुडे इज फ्लाइंग फर्स्ट क्लास, ही इज मीटिंग ऑल द टॉप सीईओज इन द वर्ल्ड। वो गूगल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट जाता है, एप्पल जाता है, और ही मस्ट बी मेकिंग, उसने बताया था कहीं पे कि 35 लाख रुपए महीना बनाता है, जो बड़े बड़े लोग नहीं बना पाते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे उसने किया ये सब अचीव। कैसे किया? क्योंकि वो अर्ली स्टार्ट कर गया। तो ऑब्वियसली उसकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगी। उसको 39 तक नहीं वेट करना पड़ेगा, हो सकता है वो 27-28 तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि आप कितना जल्दी चालू करते हैं काम करना, कितना ज़्यादा काम करते हैं। तो टाइम, काम में भी कंपाउंडिंग होती है ना। अगर आप ज़्यादा किसी के मुकाबले ज़्यादा काम करेंगे तो कुछ तो आपको बेनिफिट देगा। अब वो 5 साल 6 साल में इतना बड़ा हो जाता है गैप कि फिर आप जल्दी रिटायर हो जाते हैं। सो एवरीथिंग इज अबाउट कंपाउंडिंग, एवरीथिंग इज कंपाउंडिंग। बहुत सी चीज़ें जो आज के पॉडकास्ट से मैंने सीखी है। सबसे पहला तो गोल्ड, हमें 5 to 10% ही इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड में, जहाँ से हमने शुरू किया था। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करना है जो आज संजय जी की बात में मैं समझ पाई हूँ कि प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा निवेश करने की आपको ज़रूरत है नहीं। एसआईपी करती रहनी है, मार्केट जब डाउन होता है और ज़्यादा करना है, कभी भी एसआईपी रोकना नहीं है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो जाए, हमको वो वाले 2 से 3% वालों में रहना है जो हमेशा एसआईपी करते रहते हैं जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। आपने गोल रखा होगा, समझिए आपने रखा है मेरे को 20 साल में 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब 20 साल में 2 करोड़ की जगह समझिए 18 साल में 2 करोड़ हो गए। अपन भगवान तो है नहीं कि 20 ही साल में 2 करोड़ होंगे। तो देन टेक आउट योर मनी, इट्स ओके, नाउ एंजॉय इट। हमारे यहाँ एक रिवर्स प्रॉब्लम भी है, लोगों को पैसा बन जाता है ना, उसके बाद उसको एंजॉय नहीं करते। एक बार एक मेरा फ्रेंड था, उसने 5 साल की एसआईपी की, चलो 15 लाख रुपए चाहिए, गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, एसआईपी करी, 15 लाख के आसपास नंबर बन भी गया 5 साल बाद। मतलब क्या करो, बोला थोड़ा रुक जाता हूँ और बड़ी गाड़ी ले लूंगा। मतलब लेना यार, तूने सोचा था ना 15 लाख से गाड़ी ले लूंगा, अब ले ले। वाई आर यू शिफ्टिंग योर गोल? तो ये भी एक प्रॉब्लम है, डोंट शिफ्ट योर गोल पोस्ट। बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट मत। हमें कंधे पर बोझ उठाने की आदत है। हम अपने आप को पीडीसी देते रहते हैं, अपने आप को पोस्ट डेटेड चेक देते हैं हैप्पी डेस्क के, क्योंकि हम अब खुश नहीं होंगे, हम अब खुश होंगे। रोज खुश हो, हर चीज को मेजर्ड तरीके से। नहीं, 15 लाख हो गए ना, मैं गाड़ी खरीद सकती हूँ बिना किसी बर्डन के, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगी क्योंकि उससे फिर बर्डन आ जाएगा ना। नहीं, बर्डन नहीं, वो कह रहा है कि अब मैं एसआईपी कंटिन्यू रखूंगा, ओके, और इसको 15 को 30 ले जाऊंगा ताकि मैं बड़ी गाड़ी खरीद सकूं। फाइन। तो भाई जो 3-4 साल तेरे को लगेंगे अब वापस पहुंचने को 30 पे, हाँ, तो तूने तो अपना एंजॉयमेंट डिले कर दिया ना। एटलीस्ट चल, तूने यू आर अ गुड डिसिप्लिन गाय, तुमने 5 साल एसआईपी करी, 6 साल एसआईपी करी, 15 लाख पहुंच गए, तो अब एंजॉय करो ना। जिस चीज के लिए एंजॉय करी थी उसको एंजॉय करो, मजे करो उस चीज के। सो दैट इज वेयर आई थिंक इंडियंस ऑल्सो नीड टू शिफ्ट देयर माइंडसेट कि अपने आप को हैप्पी रखना भी बहुत जरूरी है। अपने गोल्स अचीव करने पे उनको इस्तेमाल करना पैसे को, और उस गोल को मटीरियलाइज करना,
कि मैं गाड़ी घर में आई, मैं गया, मैंने शोरूम में फीता काटा, वो दैट एक्सपीरियंस, फॉर दैट यू हैड सेव्ड, इन्वेस्टेड. आपने आज अपना, देखिए जो भी बंदा इन्वेस्ट करता है वो अपने आज को कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है, वो आज में से अपना पेट काट के इन्वेस्ट करता है. क्यों करता है? ताकि आगे खुशी मिले. तो आ गई ना खुशी, अब तुम ले लो. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच पीपल नीड टू एंजॉय. हाँ, और मुझे लगता है एंजॉयमेंट की जब बात चली रही है कि पीपल नीड टू एंजॉय, तो मुझे लगता है पॉडकास्ट भी लोगों ने ज़रूर आज का एंजॉय किया होगा. मैंने क्या क्या सीखा वो मैं आपको बता चुकी हूँ. आज के पॉडकास्ट से आपने जो भी सीखा है, आपका टेक अवे क्या है, क्योंकि ये लास्ट टाइम मुझे याद है संजय जी आपने लोगों से पूछा था और लोगों ने कॉमेंट किया भी है. लोगों ने बताया भी है कि उनका टेक अवे क्या है. तो वो प्लीज़ आप हमें कॉमेंट करके बताइए. कोई सवाल भी अगर आपका है संजय जी से जो आप पूछना चाहते हैं, जैसे पिछली बार लोगों ने पूछा था कि भाई आपके एम्प्लॉय ने कोर्स क्या किया था, वो हमें बता दो. तो मैंने पूछ लिया जो आपका सवाल था. तो आज अगर आपका कुछ सवाल है तो वो आप कमेंट्स में हमें जरूर लिखिए. अगली बार संजय जी के पास जब टाइम होगा, बहुत बिजी है वैसे वो, मैं बता रही हूँ कई महीनों बाद मैं वापस उन्हें पकड़ पाई हूँ. तो अगली बार जब ऐसी संभावना बनेगी तो उन सवालों को जरूर हम शामिल करेंगे पॉडकास्ट में. मोस्ट डेफिनेटली. और बस मेरा पॉइंट ये है कि लर्निंग लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी कीजिए, क्योंकि नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट टाइम पास. तो आपने नॉलेज ले ली पर उसको धरातल पे नहीं उतारा, एग्जीक्यूट नहीं किया, तो फिर वो सिर्फ एक टाइम पास है. आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीख भी लिया होगा, बट सीखने के बाद एग्जीक्यूट जो करेगा वही लाइफ में आगे बढ़ेगा. सो थैंक यू सो मच. जस्ट एग्जीक्यूट राइट एंड स्टार्ट. थैंक यू संजय जी. थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो मच.